हेलो एवरीवन। अपन क्लास 12 का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देख रहे थे। उसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, जो कि चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज उसका लेक्चर यहाँ पे अपन 2 देखने वाले हैं। और आज एनसीईआरटी के जो अपने बायोलॉजी एनसीईआरटी के पेज नंबर 194 एंड 195 हाफ कवर हो जाएगा। पिछले लेक्चर में अपन पेज नंबर 193 जो कि स्टार्टिंग पेज था और 194 का स्टार्टिंग का पैराग्राफ अपन कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चन हर साल नीट में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप जो भी डिवाइस यूज़ करें उसकी ब्राइटनेस बढ़ा के देखिएगा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो लेक्चर 2 के स्टार्ट होने के पहले अपन एक लेक्चर 1 का क्विक रिकैप ले लेते हैं। लेक्चर 1 का कि अपन ने लेक्चर 1 में क्या क्या देखा। देखिए, सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखी बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे जो कि इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है, जो कि अपन को पता होना चाहिए। पहला मैंने तो आपको बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, प्रोटीन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ये डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। और प्रोटीन जो बनता है उसी से आते हैं कैरेक्टर या फिर कोई एंजाइम या फिर कोई भी फंक्शन होना होता है वो प्रोटीन से आते हैं। ये मतलब जो पूरा कंसेप्ट है ये पेज नंबर 98 जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। तो उसका यहाँ पे कैसे लिंक बैठता है या फिर इसका क्या यूज़ है मैंने फर्स्ट लेक्चर पे कवर किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इस चैप्टर पे भी ये जो टर्म्स है फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। अपन कहीं पे बोल देंगे वेक्टर डीएनए, अपन कहीं बोल देंगे डिजायर्ड जीन, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो वो भी मैंने लेक्चर 1 में कवर किया है। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मतलब इन दोनों का कहाँ इस चैप्टर में आगे कैसा यूज़ आने वाला है, तो उसको मैंने कवर किया। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा लेक्चर 1 पे। लेक्चर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक। उसके बाद अपन ने देखा था बायोटेक, और बायोटेक देखा था ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी अपन ने देखा था, ठीक है ना, कि कैसे अपन जो माइक्रोनिज्म होती है उनकी नेचुरल एफिशिएंसी को यूज़ करते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपने यूज़ के लिए। जैसे कि कर्ड, ब्रेड, वाइन का एग्जांपल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कर्ड, ब्रेड, वाइन लिख दिया कि कर्ड, ब्रेड जो वाइन है वो माइक्रोब से अपन उसकी हेल्प से अपन यूज़ करते हैं। बट उसका जो लिंक है, मैंने यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पेज भी बताए थे आपको, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर और जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन चैप्टर में जो फर्मेंटेशन टॉपिक है वहाँ पे, यहाँ पे मैंने लेक्चर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पेज बताए थे जिसे नीट में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो आप लेक्चर 1 में ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बायोटेक के कुछ अपन ने एग्जांपल देखे थे। जैसे कि पहला एग्जांपल था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा था सिंथेसाइजिंग अ जीन। अब एनसीईआरटी में ये टर्म लिख दिए कि बायोटेक्नोलॉजी के ये एग्जांपल होते हैं, पर एग्जांपल कैसे होते हैं ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है लेक्चर 1 में। देखिए, एनसीईआरटी जो है ना उसको अपन को डिकोड करके पढ़ना है। एनसीईआरटी में एक वर्ड दे देगा, जैसे एनसीईआरटी में एक वर्ड दे दिया कि सिंथेसाइजिंग अ जीन इज एग्जांपल ऑफ द बायोटेक, पर कैसे, तो इसका लिंक मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला, उससे इसका लिंक बैठता है कि सिंथेसाइज। और मैंने इंसुलिन का एग्जांपल लेके आपको समझाया था। तो एक वर्ड दिया पर उसका लिंक कहीं ना कहीं बनता है। जैसे यहाँ पे कर्ड, ब्रेड, वाइन लिख दिया, इसका लिंक माइक्रोब वाले चैप्टर पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। कर्ड का पूरा डिटेल दिया हुआ है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, ब्रेड का पूरा दिया हुआ है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, वाइन का पूरा कहीं ना कहीं इसका लिंक रहता है और अपन को लिंक बना के ही पढ़ना है और एनसीईआरटी को डिकोड करके पढ़ना है। देखो, अपन एनसीईआरटी जस्ट रीड करने से नहीं होता या फिर रटने से नहीं होता, अपन को उसके वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको डिकोड करके पढ़ना है। तो वो लेक्चर 1 में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद डीएनए वैक्सीन, एक टर्म लिख दिया डीएनए वैक्सीन इज एग्जांपल ऑफ बायोटेक, पर कैसे वो एक्सप्लेन किया मैंने लेक्चर 1 में। और जीन थेरेपी यहाँ पे वर्ड लिख दिया है कि करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, उसी को जीन थेरेपी बोलते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है ना एप्लीकेशन वाला बायोटेक का, उस पर पूरा इसका एग्जांपल आता है एडीए डेफिशिएंसी वाला। तो उसको मैंने समझाया है आपको कि जीन थेरेपी कैसे बायोटेक का एग्जांपल है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन ने न्यू मॉडर्न बायोटेक देखे थे, उसके 2 बेसिक प्रिंसिपल देखे थे। पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, आरडीएनए बनाना और उसका ट्रांसफर कर देना। तो आरडीएनए बनाना और जीन ट्रांसफर करना, ये एक पहला प्रिंसिपल होता है जो मॉडर्न बायोटेक जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो भी हमने ऑर्गेनिज्म बनाया है, पहले तो जीन ट्रांसफर करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना और उसको मेंटेन करना। तो ये सब लेक्चर अपन ने फर्स्ट में देखा था। इस लेक्चर के पहले आप लेक्चर फर्स्ट जरूर देखिए, पूरा बेसिक फाउंडेशन इस चैप्टर का। उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, 4 से 5 क्वेश्चन असल नीट में आते हैं। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं लेक्चर सेकेंड, अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन को मॉडर्न बायोटेक देखना है बेसिकली। तब देखते हैं कि मॉडर्न बायोटेक की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। न्यू बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक के जो पूरा चैप्टर जिस पे बेस है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, अपन ने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, अपन को उसका कोई कैरेक्टर पसंद आ गया। अपन चाहते हैं कि अपन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना लें जिसमें इस ऑर्गेनिज्म का जो अपन को पसंद आया कैरेक्टर है वही मौजूद हो और कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर मौजूद ना हो जो अपन को नहीं पसंद है। तो उसके लिए क्या किया अपन ने, इस ऑर्गेनिज्म से पहले तो सेल निकाली। सेल निकालने के बाद अपन उस ऑर्गेनिज्म से उसका डिजायर्ड जीन निकाल लेंगे। डिजायर्ड जीन मतलब
वो कैरेक्टर का जीन जो हमको इस ऑर्गेनिज्म में पसंद आ गया था, उस कैरेक्टर को कोड करने वाला या बनाने वाला जीन, तो वही क्या हो गया, डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो हम डिजायर्ड जीन निकाल लिए, डिजायर्ड जीन में ही हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर रहेंगे जो हमें इस ऑर्गेनिज्म में पसंद आए थे। अब अपन ने डिजायर्ड जीन तो निकाल लिया, अब क्या है कि ये डिजायर्ड जीन को किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये डिजायर्ड जीन को किसी ना किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ताकि डिजायर्ड जीन वहाँ जाके रेप्लिकेट करे, मल्टीप्लाई करे और हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर हमको दे। बट क्या हुआ कि डिजायर्ड जीन जब निकाला तो ये डिजायर्ड जीन नाटक करने लगा। क्या कि ये कह रहा था कि कहने लगा कि हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में खुद नहीं जाएंगे, हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपने आप नहीं जाएंगे, और अगर हम यहाँ होस्ट ऑर्गेनिज्म में चले भी जाते हैं तो वहाँ जाके रेप्लिकेट नहीं करेंगे या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कुल मिला के डिजायर्ड जीन के नाटक चालू हो गए। अब एनसीईआरटी देखिए इसको एनसीईआरटी कैसे कर दिया, एनसीईआरटी की स्टोरी के फॉर्म में बताती है। एनसीईआरटी पहले बोलती है कि व्हाट इज़ द डू यू नो व्हाट इज़ द लाइकली फेट, फेट मतलब फ्यूचर, लाइकली क्या मतलब क्या फ्यूचर होगा उस पीस ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी ने डिजायर्ड जीन को पीस ऑफ डीएनए बोला है, तो एनसीईआरटी बोलती है डू नो व्हाट इज़ द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसफर्ड इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब जो पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया गया है उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो एनसीईआरटी पहले क्वेश्चन पूछती है, तो फिर खुद ही जवाब देती है कि होना क्या है, कुछ नहीं होगा। ये जो पीस ऑफ डीएनए है जो कि डिजायर्ड जीन जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र अपन करेंगे वहाँ पे वो, अच्छा एनसीईआरटी ने इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को बोला एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने वर्ड दिया एलियन। एलियन क्यों बोला है, अगर इस डिजायर्ड जीन की नज़रों से आप देखेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म को तो इस डिजायर्ड जीन या फिर इस पीस ऑफ डीएनए के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म कैसा है, एलियन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म को एलियन ऑर्गेनिज्म बोला है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी ने बोला कि क्या लाइकली फेट हो सकता है इस डिजायर्ड जीन का इस एलियन ऑर्गेनिज्म में, क्या फ्यूचर हो सकता है अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो। फिर खुद ही जवाब देता है कुछ नहीं हो सकता, वो जो पीस ऑफ डीएनए है वो इस एलियन ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर खुद ही जवाब देता है कि अगर इस डिजायर्ड जीन को या फिर जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है इसको होस्ट में अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको एक ऐसे क्रोमोसोम या फिर एक ऐसे डीएनए का पार्ट बनकर यहाँ पे आना होगा जिसके पास ORI हो। फिर से सुनते हैं, अगर इस डिजायर्ड जीन को इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करना है, रेप्लिकेट करना है ताकि वो आगे और कैरेक्टर दे पाए डिजायर्ड, तो इस डिजायर्ड जीन को एक ऐसे डीएनए का पार्ट बन के आना होगा जिसके पास ORI हो। अगर वो उस ऐसे डीएनए का पार्ट बन के आता है डिजायर्ड जीन ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म में जिसके पास ORI हो, तो वो फिर ईजिली आगे जाके वहाँ रेप्लिकेट भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा और हमको जो फाइनली जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। अब ORI क्या होता है, ORI मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI होता है। ORI का काम क्या है, ORI कैन इनिशिएट रेप्लिकेशन इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब ORI के पास पावर होती है कि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेशन इनिशिएट कर सकता है, मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डीएनए से बनना रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और जीन क्या है, इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए जीन, इसलिए यहाँ पे वो है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा, यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, वेक्टर डीएनए की। हमने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म से अपना सेल निकाला, उस सेल से हमने अपना डिजायर्ड जीन निकाला। अब इस डिजायर्ड जीन को एक ऐसे डीएनए का पार्ट बनाना पड़ेगा जिसके पास ORI हो, और ORI कंटेनिंग क्रोमोसोम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ORI कंटेनिंग क्रोमोसोम। तो ORI कंटेनिंग क्रोमोसोम किसके लिए बोला है, वेक्टर डीएनए के लिए। ठीक है ना, क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था आपको सब बेसिक, क्योंकि ऐसे बहुत बार यूज होता रहेगा, तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ORI कंटेनिंग क्रोमोसोम या फिर ऐसा डीएनए जिसके पास ORI है वही होता है वेक्टर डीएनए। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म से सेल निकाल के डिजायर्ड जीन लिया और फिर किसी फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम वेक्टर लेते हैं। वेक्टर मतलब जो हेल्प करेगा इस डिजायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए। वेक्टर वर्ड अपना उसमें भी आता है, कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया दिया हुआ है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइनी प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम है, जो कि एक टाइनी प्रोटोजोआ है। बट मलेरिया को, उस प्लाज्मोडियम और टाइनी प्रोटोजोआ को जो कि मलेरिया कॉज करता है, उसको हमारी बॉडी तक कौन लेके आता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो उसके लिए क्या हो गई, वेक्टर हो गई। एक कोई क्वेश्चन नीट में आता है यहाँ से कि जो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी पे एंटर करता है, जो उसकी इन्फेक्टिव स्टेट होती है वो स्पोरोजॉइड होती है, आ चुका है। और फीवर किस पिगमेंट के कारण आता है, हीमोजोइन के कारण, जो कि आरबीसी के रप्चर होने से बनता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की पढ़ेगा, मलेरिया में दिया हुआ है, नीट में आ चुका है। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रांसफर करने में हेल्प करे। तो वेक्टर क्या हो, जिसके पास ORI हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, वेक्टर इज डिजायर्ड जीन। अब वेक्टर जो है यहाँ से वेक्टर संभाल लेगा काम। वेक्टर बोलेगा डिजायर्ड जीन को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वेक्टर डीएनए आ जाएगा, डिजायर्ड जीन को अपने अंदर बिठाएगा और ले जाएगा कहाँ पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में।
इसलिए ना डिजायर्ड जीन को ना पैसेंजर डीएनए भी बोल देते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे टूल्स में ऐसा नाम दे देते हैं, क्योंकि वेक्टर डीएनए पे बैठ के जा रहा है, बैठ के तो नहीं जा रहा, वेक्टर डीएनए का पार्ट बन के जा रहा है। जैसे ये वेक्टर डीएनए उसका पार्ट बन के डिजायर्ड जीन होस्ट ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। अब जब ये इसका पार्ट बन के यहाँ पे जा, अच्छा इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्हीं को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और उसको होस्ट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आरडीएनए का आरडीएनए बन गया, ठीक। दो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, अगर आप इस डिजायर्ड जीन की नजरों से देखेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, एलियन हो गया। डिजायर्ड जीन के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म एलियन हो गया। अगर आप वही होस्ट ऑर्गेनिज्म की नजरों से देखेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म की नजरों से देखेंगे इस डिजायर्ड जीन को जो इसके अंदर आ रहा है, तो ये डिजायर्ड जीन इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए एलियन पीस ऑफ डीएनए होगा। तो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए वर्ड भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एलियन पीस ऑफ डीएनए वर्ड यूज हुआ है डिजायर्ड जीन के लिए, एलियन ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 194 में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा पढ़ते वक्त, ठीक। अब आरडीएनए इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आरडीएनए क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वेक्टर डीएनए भी प्रेजेंट है, जो कि जिसके पास ओआरआई है, तो वो ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में। तो अब यहाँ पे जाके वो क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो आरडीएनए का कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है। अब उसको वहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल में हम आरडीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल में हमने ट्रांसफर कर दिया। बट अब इस आरडीएनए को इस ऑर्गेनिज्म में जाके अपना नंबर बढ़ाना भी तो जरूरी है, तभी तो आके हमारा आगे जाके जो ऑर्गेनिज्म बनेगा या फिर सेल्स बनेगी उससे हमारा डिजायर कैरेक्टर आ पाएगा। तो नंबर बढ़ाना जरूरी है, मल्टीप्लाई करना जरूरी है, रेप्लिकेशन करना जरूरी है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में गया, ट्रांसफर कर दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में आरडीएनए को। अब वो जहाँ पे वेक्टर ट्रांसफर करने के बाद वो अपना जो क्या कहते हैं आरडीएनए यहाँ पे अपना रेप्लिकेशन से क्या करेगा, नंबर बढ़ाएगा। अब जिन सेल में, यहाँ ध्यान सुनिएगा, हमने आरडीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स में ट्रांसफर किया, पर जरूरी नहीं है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की हर सेल में हमारा आरडीएनए पहुंच पाए। तो आरडीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म की जिन सेल में पहुंच पाएगा उन सेल को हम अलग से निकाल के उन्हीं सेल की क्लोनिंग कर लेंगे। क्लोनिंग क्यों कर लें, क्योंकि उसी सेल में हमारा आरडीएनए प्रेजेंट है, तो हम उसी की क्लोनिंग कर लेंगे। क्लोनिंग मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स मतलब ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म की या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल की, जिनका जो जेनेटिक सेटअप सेम हो, उसकी हम कॉपी बना लेंगे, उसकी हम सेल क्लोनिंग कर लेंगे। अब उस सेल क्लोनिंग से जो है, अब सेल से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब सेल की क्लोनिंग कर करके हम एक ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं उसी सेल से। और ये सेल वाली कौन सी सेल है, जिसमें आरडीएनए प्रेजेंट है हमारा, जो हमने भेजा था। तो सेल की क्लोनिंग से क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यही बोलती है मॉडर्न बायोटेक, आरडीएनए बनाना, उसको ट्रांसफर करना और क्लोनिंग करना, ठीक है, यही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इससे बन जाता है। देखना वेक्टर डीएनए का कितना इंपॉर्टेंस है। डिजायर्ड जीन के पास सिर्फ एक ही चीज अच्छी चीज है कि वो डिजायर्ड है, उस पर वो चीज प्रेजेंट है जो हमें चाहिए। वेक्टर डीएनए का काम देखिए, वेक्टर डीएनए ट्रांसफर में भी हेल्प कर रहा है, वेक्टर डीएनए डिजायर्ड जीन को मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है होस्ट में। वेक्टर डीएनए का एक और इंपॉर्टेंट काम है, वेक्टर डीएनए इस होस्ट ऑर्गेनिज्म की उन सेल को डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा जिनमें आरडीएनए गया है और जिनमें आरडीएनए नहीं गया है। हमने आरडीएनए ट्रांसफर तो कर दिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में, पर जरूरी नहीं कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की हर सेल में आरडीएनए पहुंचा हो। तो वेक्टर डीएनए वहां भी हेल्प करेगा कि किस सेल में, होस्ट की किस सेल में आरडीएनए पहुंचा है और किस सेल में आरडीएनए नहीं पहुंचा है। तो ये वेक्टर इसमें हेल्प करता है, और ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वेक्टर के बारे में पूरा एनसीईआरटी में पेज है, उसमें ये आएगा। तो वेक्टर के इतने सारे फंक्शन है, यहाँ तक अपन ने समझ लिया, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देख ली, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में अच्छा, जो फेट, एनसीईआरटी में फेट दिया ना वर्ड, उसका मतलब होता है FAT, उसका मतलब होता है फ्यूचर। एनसीईआरटी में जो 194 में जो स्टार्टिंग का पैरा है, स्टार्टिंग का पैरा तो अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड पैरा में क्या बोलता है, एक तो ये चीज़ जनरल उन्होंने बोली है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट करता है वेरिएशन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट होता नहीं है, बस 1 से 2 बन जाते हैं, ठीक है ना, 1 से 2 बन गए और 2 से 4 बन गए। और जो जेनेटिक सेटअप रहता है पेरेंट में, वही प्रोजेनी में रिपीट होता रहता है, कोई चेंज नहीं होता, कोई क्या कहते हैं फ्यूजन नहीं होता गैमेट का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीन प्रोजेनी, जो जेनेटिक सेटअप प्रोजेनी में, वही जेनेटिक सेटअप किस में रहेगा, सॉरी, जो जेनेटिक सेटअप पेरेंट में, वही जेनेटिक सेटअप प्रोजेनी में भी रहेगा। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, क्या रहता है, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है। मतलब जो जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स में है वही प्रोजेनी में, तो वो सेम चलता है, इसलिए वो प्रिजर्व बोल दिया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
परमिट्स करता है वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एक और चीज़ पता होगी, मियोसिस में अपन पढ़ते हैं कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है पैकाइडिन स्टेज में, तो पैकाइडिन में क्रॉसिंग ओवर पड़ती है। सेल बायोलॉजी में अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो पैकाइडिन से भी पैकाइडिन में क्रॉसिंग ओवर होती है, उससे भी वेरिएशन आते हैं और फ्यूजन भी हो रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे एक और एनसीईआरटी में एक अच्छा पैराग्राफ दिया जो अब डाउट भी आता है, अपने मन में आना चाहिए कि डिजायर्ड जीन है इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो मैं डिजायर्ड जीन को इसी ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग, ऐसी ऑर्गेनिज्म का हम मतलब कल्चर करके ही क्यों डिजायर्ड जीन ऑब्टेन नहीं है, डिजायर्ड कैरेक्टर ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं, हम क्यों यहाँ इस ऑर्गेनिज्म से निकाल रहे हैं डिजायर्ड जीन और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के फिर उसका अपन क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, कल्चर करा रहे हैं। हम ये डिजायर्ड जीन इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो इसी ऑर्गेनिज्म की हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन करा के ही क्यों नहीं ऑब्टेन कर लेते हैं अपना डिजायर्ड कैरेक्टर। तो उसका देखो एनसीईआरटी में क्या आंसर दिया हुआ है, जैसे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस होती थी। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में होती थी, देखो उसमें क्या होता था, ये दो ऑर्गेनिज्म है, हमें इस ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर पसंद आया और इस ऑर्गेनिज्म में भी कुछ कैरेक्टर पसंद आया, तो दोनों हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना लें जिसमें इन दोनों ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर प्रेजेंट हो, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन किया और बना लिया प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में। बट इस ऑर्गेनिज्म में जो हाइब्रिडाइजेशन से हमने बनाया है उसमें इन दोनों के अच्छे कैरेक्टर तो मौजूद हैं, बट इस ऑर्गेनिज्म में इन दोनों के कुछ ऐसे कैरेक्टर भी आ चुके हैं जो हमें नहीं चाहिए थे। मतलब इस जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है इसमें अच्छे कैरेक्टर के साथ साथ कुछ बुरे कैरेक्टर या फिर जो हमें नहीं चाहिए थे वो कैरेक्टर भी आ गए हैं इन जिनसे हमने बनाया है, ठीक है ना। मतलब अनडिजायर्ड जीन भी चला गया है, डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी चला गया है। अब जब हम इस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के आगे नंबर बढ़ाएंगे, क्लोनिंग करेंगे तो अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी डिजायर्ड के साथ साथ आगे जाएगा। तो वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन जो प्रैक्टिस होती है एनिमल प्लांट ब्रीडिंग में, उसमें अनडिजायर्ड जीन भी डिजायर्ड जीन के साथ चला जाता था हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में, और उसकी मतलब बेफालतू में उसकी भी क्या होती थी, उसकी भी हम क्लोनिंग करते थे, पर हमें उस ऑर्गेनिज्म में जिसकी नीड नहीं थी, मतलब अनडिजायर्ड कैरेक्टर की भी नीड नहीं थी, वो भी चला जाता था उसके साथ। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म से सिर्फ डिजायर्ड जीन ही बाहर निकाला और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके हम उसका क्लोनिंग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ताकि बनने वाले ऑर्गेनिज्म में ओनली एंड ओनली वही कैरेक्टर प्रेजेंट हो जो हमें चाहिए, ऐसे कैरेक्टर ना आए जो हमें नहीं चाहिए थे, ठीक है। तो ये पूरा पेज नंबर 194 में दिया हुआ है। तो ये अब आगे देखते हैं अपन इसके, है ना, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो क्या देखो, मॉडर्न बायोटेक किस पे बेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना, जीन ट्रांसफर करना और जीन क्लोनिंग करना। अब देखते हैं इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन सब की शुरुआत जो है वो दो साइंटिस्ट से हुई, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर से। तो स्टैनली कोहेन थे, वो प्लाज्मिड पे काम कर रहे थे। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक वेक्टर डीएनए का एग्जाम्पल है। तो प्लाज्मिड होता है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब प्लाज्मिड एक तरह का डीएनए ही है, वेक्टर डीएनए, ठीक है। अब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग, जो कि अपन को पता है वेक्टर के पास होता है ओआरआई होता है, तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद भी वो रेप्लिकेट करता है। तो ये वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो वही है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग, मतलब किसी बिना डिपेंड की रेप्लिकेशन रखता है। और क्या है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब जो एक्स्ट्रा इंट्रा वर्ड है यहाँ पे वो ऐसे दिया गया जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर होता है ना, सेल के अंदर और सेल के बाहर, उसी तरह से। और ये प्रेजेंट किस पे होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो मान लो ये बैक्टीरिया की कोई सेल है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, और ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब इसका जो मेन डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए, उसके बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये है प्लाज्मिड बैक्टीरिया में। पाया प्लाज्मिड किस में जाता है, बैक्टीरिया में। इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग पावर है, इसी को यूज़ किया गया बाद में एज अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में भी रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी तो होस्ट में जाके रेप्लिकेट करा पाएगा। तो स्टैनली कोहेन स्टडी कर रहे थे प्लाज्मिड, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालते थे और दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते थे। और फिर उन्होंने देखा कि जब दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया तो वो जो प्लाज्मिड निकाल के ट्रांसफ़र किया तो वो वहाँ भी रेप्लिकेशन कर रहा है। तो स्टैनली कोहेन का यहाँ तक काम था। दूसरा था साइमल्टेनियसली हर्बर्ट बोयर क्या कर रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम कर रहे थे। उनके वो क्या कर रहे थे, उनको बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा एंजाइम मिल गया था जो डीएनए पे जब कट लगाता था तो उसके बाद जो एंड प्रोड्यूस होते रहे डीएनए के, जो कट होने के बाद वो स्टिकी एंड होते। मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए इस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा, तो कट लगने के बाद जो ये एंड प्रोड्यूस होंगे ये स्टिकी होंगे। स्टिकी मतलब इनमें दूसरा डीएनए आके ज्वाइन कर सकता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। और ये स्टिकी एंड का रीजन होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो दो डिस्कवरी है, स्टैनली कोहेन प्लाज्मिड की
और हर्बर्ट बोयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। जब ये दोनों आपस में अपने आइडिया शेयर किए तो इन दोनों ने सोचा कि अगर हम अपने आइडिया को मिला दें तो हम बायोटेक की फील्ड में क्रांति ला सकते हैं। ये पूरा जो है ना हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन का, इनके बारे में एनसीईआरटी में जब ये यूनिट स्टार्ट होती है, चैप्टर 11 जब स्टार्ट होता है उसके पहले एक साइंटिस्ट के बारे में मतलब 10 यूनिट है बायोलॉजी में टोटल 11-12 मिला के, और हर यूनिट के स्टार्टिंग में, यूनिट बोल रहा हूँ मैं, हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट दिया रहता है। तो बायोटेक के जो यूनिट के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का नाम है वो हर्बर्ट बोयर की फोटो दी हुई है और ये स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बोयर के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो इन्होंने बोला अगर हम अगर अपने आइडिया को कंबाइन करते तो हम क्रांति ला सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। तो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में फर्स्ट आरडीएनए, तो इन दोनों ने अपने आइडिया को कंबाइन करके पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया 1972 में। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और ये एज इट इज आ चुका है कि जो प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में। तो ये प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है और ये हो गया। अब इनका स्टैनले और हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने कैसे बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन्होंने क्या किया, 2 बैक्टीरिया लिए, ठीक। अब हमको क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, हमारा डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए। डिजायर्ड जीन चाहिए और उसको ले जाने वाला वेक्टर डीएनए चाहिए। तो इन्हें क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया। अब इस जो बैक्टीरिया लिया उसका नाम दिया नहीं एनसीईआरटी में, उन्होंने एनसीईआरटी में बोला उनने किसी बैक्टीरिया से क्या किया, डिजायर्ड जीन लिया। इस बैक्टीरिया से डिजायर्ड जीन लिया जो कि था क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। मतलब यहाँ पे इस बैक्टीरिया से जो डिजायर्ड जीन इन्होंने लिया वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है ना, जब अपन को एंटीबायोटिक असर करना बंद हो जाती है, मतलब अपने जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन था। वो अपन को क्यों था, क्या था, ये नहीं मतलब जानना है, इतना पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनके लिए डिजायर्ड जीन था। तो उन्होंने एक किसी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया जो कि डिजायर्ड जीन था, ऑब्टेन फ्रॉम, अच्छा ये हो गया कि उन्होंने एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया जो कि डिजायर्ड जीन था। अब वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था ना, वो भी उन्होंने उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से लिया। क्या, फिर से बोलते हैं कि बैक्टीरिया में क्या होता है, मैंने बताया था कि प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं, बट इन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड थे उससे ही जो जीन लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, वही था डिजायर्ड जीन। मतलब डिजायर्ड जीन जो डिजायर्ड जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, वो उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से ही लिया, बैक्टीरिया का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो ये मिल गया अपन को डिजायर्ड जीन, जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया। को बैक्टीरिया का नाम दिया। अब अपन को डिजायर्ड जीन मिल गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए वेक्टर डीएनए चाहिए या फिर प्लाज्मिड इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर डीएनए। अब उनको चाहिए वेक्टर। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया, यहाँ इसका नाम दिया एनसीईआरटी में, तो उन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड किसका एग्जांपल है, वेक्टर डीएनए का। तो उन्होंने जो वेक्टर डीएनए लिया वो किससे लिया, साल्मोनेला टाइफिमोरियम से, और उनका जो डिजायर्ड जीन था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। तो ये बैक्टीरिया है, ये मैंने बना रखे हैं, ये क्रोमोसोमल डीएनए, इनके क्रोमोसोमल के जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये प्लाज्मिड। तो इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये इस बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वो प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड यही था, यहीं से उन्होंने क्या लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि उनका डिजायर्ड जीन था। और दूसरा बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिमोरियम के जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम का जो प्लाज्मिड था उसको एज अ वेक्टर यूज़ किया। अब इन दोनों को क्या करना है, ये साइटोप्लाज्म बनाया मैंने और ये साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग पाए जाते हैं, ठीक। अब ले तो लिया, हमको डिजायर्ड जीन मिल गया, वेक्टर डीएनए मिल गया। अब इनको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के इनको ज्वाइन करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो एक बात बताइए, ये प्लाज्मिड का पूरा पार्ट तो यूज़ करेंगे नहीं, इसमें हमको कट लगाना पड़ेगा, कट लगा के एक टुकड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही ये प्लाज्मिड जो है, जो कि है वेक्टर डीएनए, इसका भी हमको एक पीस लेना पड़ेगा, इसमें भी कट लगाना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डिजायर्ड जीन हो गया, ये वेक्टर डीएनए हो गया, इनको कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। तो कट जो लगाते हैं ना, यहीं पे आता है हर्बर्ट बोयर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इन्हें क्या दिमाग लाया कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे तो जो 2 एंड प्रोड्यूस होंगे कट लगाने के बाद, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे तो जो 2 एंड प्रोड्यूस होंगे वो स्टिकी होंगे, आपस में चिपक सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो कट लगाया जाएगा इधर डिजायर्ड जीन निकालने के लिए और इधर वेक्टर डीएनए निकालने के लिए, वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लगाना जरूरी है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे तभी जो प्रोड्यूस होने वाले दोनों एंड है वो आपस में चिपक पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है और अपन आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाया।
एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस भी होता है। एक्सोन्यूक्लियस से स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होते तो अपने काम का नहीं है, एंडोन्यूक्लियस अपने काम का है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट लगाता है जब डीएनए पे, तो जो प्रोड्यूस होने वाले दोनों एंड आपस में स्टिक करते हैं। तो उन्होंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाया, इधर भी, इधर से डिजायर्ड जीन निकाला, इधर से वेक्टर निकाला। अभी दोनों जो एंड प्रोड्यूस हुए हैं ये आपस में स्टिकी होंगे क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाया। जब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो कट लगाने का काम करता है, इसलिए इसको एनसीईआरटी में बोला गया और इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब इनको कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, यही हमारा क्या है, आरडीएनए। कंबाइन करने के लिए, कट लगाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं। कंबाइन करने के लिए जो भले स्टिकी एंड है इनके पास, पर कंबाइन करने के लिए भी एक एंजाइम की मदद ली जाती है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। और कंबाइन करने में यूज हो रहा है तो इसको मॉलिक्यूलर गम भी बोलते हैं, मतलब चिपकाने के लिए, मॉलिक्यूल को चिपकाने के लिए यूज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर गम भी बोलते हैं। तो कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर है, और ज्वाइन करने के लिए भले स्टिकी एंड है फिर भी ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, ज्वाइन बाय डीएनए लाइगेज, जो कि है मॉलिक्यूलर गम। ठीक, ये हो गया मॉलिक्यूलर गम। मॉलिक्यूलर गम की मदद से इनको जोड़ दिया और आरडीएनए बन गया। ठीक, अब क्या किया, इस आरडीएनए को बनने के बाद अपन क्या करते थे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते थे। यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, ई कोलाई। तो ई कोलाई में ट्रांसफर करेंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद ये ई कोलाई में, ये देखिए हमारा आरडीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ई कोलाई में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये आरडीएनए जब ई कोलाई में आ गया है तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसमें क्या है, ओआरआई है वेक्टर में, तो ओआरआई के कारण ये रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ई कोलाई का यूज़ करेगा, उसकी मदद से ये रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, नंबर बढ़ाएगा। उसको ये अपन क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। तो ई कोलाई में इसकी क्लोनिंग होगी, डीएनए पॉलीमरेज जो है ई कोलाई का यूज़ करेगा, रेप्लिकेशन करेगा तो अपना नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसी के लिए लिखा गया हुआ है कि क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। ई कोलाई में क्लोनिंग हो रही है किसकी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे क्या था, हमारा डिजायर्ड जीन। तो अल्टीमेटली जो हमारा डिजायर्ड जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसकी ई कोलाई में क्लोनिंग हो रही है। ठीक है ना। और वेक्टर यहाँ पे किसका यूज़ किया था, वेक्टर कौन से बैक्टीरिया से यूज़ किया था, साल्मोनेला टाइफीमोरियम से। देखिए प्लाज्मिड भी कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। ठीक है ना, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और अपन ट्रांसफर भी बैक्टीरिया में करते हैं। प्लाज्मिड भी कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में, और अपन ट्रांसफर भी बैक्टीरिया में करते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहाँ से पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया से लिया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी अपन बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। जो हर्बर्ट बोरे ना वो ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे स्टडी कर रहे थे, और ट्रांसफर भी बैक्टीरिया पे करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाले हुए, जैसे कि 1 पहला है डिजायर्ड जीन, मैंने नंबर डाला हुआ है। दूसरा मैंने नंबर डाला हुआ है वेक्टर डीएनए। तीसरा एंजाइम से, ये मॉलिक्यूलर गम है, डीएनए लाइगेज है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये थर्ड नंबर डाला है एंजाइम। और फोर्थ नंबर मैंने डाला है होस्ट, ई कोलाई यहाँ पे होस्ट है। तो ये चारों ही जो है मिलके बनते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एनसीईआरटी का पेज नंबर 194 195 जो था वो कवर हो चुका है आधा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर टूल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।